हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी में, भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 इतिहास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र। ऐसे ऐसे करके हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो बच्चों, पहला चैप्टर है हिस्ट्री भूगोल का, सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। अगर हम लोग जैसे कि हम लोग शाम होता है तो शाम के समय जब हम लोग आसमान को देखते हैं तो उस समय एक ही या दो तारे चमकते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। जितने भी आकाश में तारे होते हैं उसकी संख्या को आप गिन नहीं सकते। जितना उसका संख्या है वो गिन नहीं सकते। वो इनफाइनाइट होता है, अनगिनित होता है। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। जैसे कि अगर हम लोग आकाश में देखें, कोई भी आसमान में देखें, तो वहाँ पर देखने पर कोई तारा धुंधला दिखाई देता है और कोई रहता है जो चमकते रहता है, बहुत ज़्यादा चमकीला टाइप पे होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जोड़े हैं। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। जैसे कि आप लोग शाम में कोई भी तारे को देखेंगे, रात ज़्यादातर रात, शाम में तो बहुत कम ही तारा, 1 2 3 4 ऐसे कुछ तारा मतलब गिनित तारे होते हैं। लेकिन थोड़ा रात हो जाता है 7 बजे के बाद, 7:30 8 बजे के बाद देखेंगे आसमान में तो बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे होते हैं, जिसका जो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा टिमटिमाते हैं तो कुछ एकदम ही नहीं टिमटिमाते हैं, उस तरह का। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। हाँ, और जो तारा जो नहीं चमकते हैं, नहीं, जो टिमटिमाते नहीं हैं, वो बिना मतलब वैसा ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक चंद्रमा आसमान में हो। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग तिथियों में दिखाई पड़ता है। ये सब जो तारे हैं वो अलग अलग समय पर अलग प्रतिदिन हम लोग जैसे चंद्रमा को देखते हैं उसी तरह तारे भी अलग अलग समय पर टिमटिमाते हैं और अलग अलग जैसे दिखते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। जैसे कि हम लोग जो पूरा चंद्रमा होता है उसको महीने में एक बार देखते हैं और उस रात को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा की रात उसको कहते हैं, मतलब पूर्णिमा की रात होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा को रात्रि का अमावस्या कहते हैं और जस्ट 15 दिन बाद इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसी चंद्रमा के रात्रि को इसी चंद्रमा को रात की हम लोग अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और उनके साथ जितनी भी वस्तुएं तारे होते हैं वो जो रात में को चमकती हैं उसे हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं तो सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो सभी वस्तुएं जो रात के समय रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। क्वेश्चन के साथ आंसर हम बताते जाएंगे
और बाद में मतलब ये सब चैप्टर अगर हम पढ़ा देंगे, सब चैप्टर अगर हम पढ़ा दिए उसके बाद हम छोटा छोटा टॉपिक बना कर आप लोग को रिवाइज करवाएंगे और उसको आप नोट्स में बना लीजिएगा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। जो खगोलीय पिंड होता है वो बड़े आकार में और गर्म होता है। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जो बड़े मतलब बड़ी मात्रा में तारों को उत्सर्जित करता है उसे हम तारा कहते हैं। मतलब जो खगोलीय पिंड तारों को उत्सर्जित करता है उसे तारा कहते हैं। मतलब तारों को जो उत्सर्जित करता हो। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य को भी हम एक तारा कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन भी बन सकता है इस पे। सूर्य एक तारा है। यहाँ कुछ है मतलब करके देखने वाला कि क्वेश्चन टाइप पे है। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। आप इस तरह की चीज़ लाकर मतलब एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कागज के माध्यम में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कागज से सटा रहे। अब टॉर्च के कागज के चारों ओर एक वृत्त खींचें। कागज पर वृत्त के चित्रों में हुई सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज के छिद्रित विद्युत भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदुओं लगभग अदृश्य हो जाएगा। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। इनका कहने का मतलब है, एक प्रैक्टिकल है, आप करके देख सकते हैं कि जब तारे रात में रहते हैं तो कैसा दिखता है, और जब सूर्यास्त हो जाता है और सूर्य उग जाता है सुबह, जैसे सूर्योदय हो जाता है जब, तो सूर्योदय के बाद उसका जो अदृश्य हो जाता है, जैसे कि कैसे तारा मतलब हट जाते हैं, कैसे उसका अदृश्य हो जाता है। यहाँ देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। जैसे कि जितना बड़ा सूर्य है उतना ही बड़ा आकार में सारे तारे होते हैं, लेकिन वो जितने दूरी पे हैं उतने दूरी के अनुसार हम लोग उनका जो ऊष्मा और जो प्रकाश है हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं और दूर होने के कारण वो छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। इनका एक उदाहरण दिए हुए हैं कि जैसे आप लोग आसमान में देखते हैं कोई भी चीज़ अगर हम लोग से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसका जो मतलब साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है। जैसे कि हम लोग जहाज़ को देखते हैं, हवाई जहाज़ को, तो देखते हैं कि जितना वो नज़दीक रहता है वो बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जितने वो दूरी हो जाता है उसका आकार छोटा हो जाता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाता है। रात्रि के समय हम लोग जो तारों को विभिन्न तरह से देखते हैं उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल कहलाता है।
अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर जो होता है और बिग बियर एक नक्षत्र मंडल होता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र है जिसे सप्त ऋषि या सात ऋषि संत मतलब सप्त तारा कहते हैं। जो सप्त तारा बहुत आसानी से पहचाने में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि जो सप्त तारा कहते हैं यह सातों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये जो सप्त ऋषि है जिसको सप्त तारा कहते हैं, 7 तारा देखिए यहाँ पर इसकी है एक, यहाँ से देखिए अच्छा से दिखाई देगा, जैसे 4 ये और 3 ये, इसी को सप्त ऋषि कहते हैं जो अर्सा मेजर के भाग है। चित्र 1.1 में देखेंगे, देखिए चित्र 1.1 है, देखेंगे क्या देखने के लिए बोल रहा है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र को दिखाएं। प्राचीन समय से लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। मतलब पहले के जो लोग थे वो तारों को देखकर ये सूर्य के और जो मतलब सूर्य की दिशा देखकर पता करते थे कि कितना टाइम हो रहा है। तारों को देख कर पता करते थे। चंद्रमा को देख कर पता करते थे कि कितना रात चला गया, कितना रात बाद बचा हुआ है, वो करते थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखने पे जो हम लोग यहाँ पे ध्रुव तारा हुआ उस सप्त ऋषि के अनुसार हम लोग ध्रुव तारा का पता लगा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग ध्रुव तारा क्या होता है। इसे ध्रुव तारा कहते हैं। जो सप्त ऋषि से हम लोग दिखते हैं उसको ध्रुव तारा कहते हैं, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर स्थित है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सप्त ऋषि की सहायता से हम लोग ध्रुव तारा को हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि वो एक ही स्थान पे टिमटिमाता नहीं है, एक ही स्थान पे वो रहता है। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेंगी। आप कोई भी तारे को मतलब एक इंसान को सप्त ऋषि की तरफ खड़ा करेंगे और वहाँ से देखेंगे तो आपको सप्त ऋषि की दिशा में मतलब उसी के दिशा के सहायता लेकर आप लोग देखेंगे तो ध्रुव तारा की पहचान होगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। खगोलीय पिंड में भी कुछ अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता। कुछ खगोलीय पिंड में, सब में नहीं, कुछ खगोलीय पिंड में। वे तारों से प्रकाश प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ग्रह उसे कहते हैं जो प्लेनेटाई शब्द से बना है और उसको पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है उसे ग्रह कहते हैं। ऐसे ग्रह 8 होते हैं। आपको आगे दिखेगा कि कौन सा ग्रह होता है, कितना टाइमिंग होता है, सब दिखाएगा। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। कुछ रोचक तथ्य
बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ और पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। कुछ रोचक बातें हैं। ये देखिए एक फिगर है जिसमें सूर्य के चारों ओर जो हम लोग के ये ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उसका मतलब नाम है और उसका क्या क्या वैल्यू है सब यहाँ पर दिया हुआ है। कितना टाइम लगाता है घूमने में, कितना उसका परिक्रमा करने में होता है, कितना दिन अपने अक्ष पर घूमता है, वो सब दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला सूर्य, फिर उसके बाद है, देखिए लाइन पर दिया हुआ है, सूर्य है, फिर उसके बाद बुध, फिर उसके बाद वेनस जिसे शुक्र कहते हैं, फिर उसके बाद अर्थ जिसको पृथ्वी कहते हैं, फिर उसके बाद मार्स जिसको मंगल कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह का लाइनिंग है, ये जो है, ये जो लाइन है, ये क्षुद्र ग्रह है। ये बृहस्पति है जिसको जुपिटर कहते हैं। ये देखिए स्टैनर है जिसको शनि कहते हैं। यूरेनस है जिसको यूरेनस ही कहते हैं इंग्लिश में भी, हिंदी का भी। ये है नेपच्यून जिसको हिंदी में और इंग्लिश दोनों सेम ही नेम है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, 1 बिलियन में 10 लाख होता है। ये देखिए ये जो दिया हुआ है, पहला बुध जो दिया हुआ है, क्या लिखा है बुध के बारे में, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 88 दिन लगाता है। जो बुध होता है उस सूर्य को परिक्रमा में सूर्य के एक परिक्रमा लगाने में 88 दिन लगाता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन रहता है। ये अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है उसमें 59 दिन लगाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में 255 दिन और घूर्णन पर 243 दिन। पृथ्वी जो है अपने सूर्य के परिक्रमा लगाने में 365 दिन लगाता है, जिसे हम लोग पता है कि एक साल में 365 दिन होता है, वैसे ही। और अपने घूर्णन पर 1 दिन में। चंद्रमा की संख्या जो होती है 1 होती है। मंगल को जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तो मंगल का सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमा लगाने पर 607, मतलब जितने दूर जाते जाएगा उतना ही इन लोग का परिक्रमा का जो दिन होता है वो बढ़ते जाता है। जैसे कि देखिए बुध का था 88 है, शुक्र का है तो 255 है, और पृथ्वी थोड़ा सा उससे दूर है तो 365 है, और मंगल उससे थोड़ा दूर है तो 687 है। तो ऐसे ही है चंद्रमा की 2 संख्या है। देखिए बृहस्पति जो है वो सूर्य की परिक्रमा लगाने में 11 साल 11 महीना लगभग 12 साल लगा ही देता है। अपने अक्ष पर घूमने 9 घंटे 5 मिनट 56 दिन। जैसे कि ये लोग अपने वो होता है, मतलब घूर्णन परिक्रमा लगाता है, तो वो अपने घूर्णन पर उतना कम, मतलब जैसे कि परिक्रमा जितना ज़्यादा लगाएगा घूर्णन का भी मतलब उतना ही रहता है। जैसे कि देखिए आप शनि का देख सकते हैं, शनि का सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 29 साल 5 महीने अपने अक्ष पर घूमने 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या यहाँ पर 53 होती है, लगभग 53 हो जाता है। कहाँ पर? शनि पर। यूरेनस में देखिए सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने पर 84 साल, अपने अक्ष पर घूमने में 17 घंटा 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या यहाँ लगभग 27 है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 164 साल, अपने अक्ष पर 16 घंटे 17 मिनट, और चंद्रमा की संख्या यहाँ पर 13 है। अपने अक्ष पर लोग 16 घंटा 17 मिनट लगाता है, और नेपच्यून जो है वो परिक्रमा मतलब सूर्य के परिक्रमा करने में एक परिक्रमा, बस देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, एक परिक्रमा करने में 164 साल लगाता है नेपच्यून। मतलब जितने लोग दूर जाएगा, जैसे कि नेपच्यून सबसे लास्ट में है, तो इसका दिन सूर्य के परिक्रमा करने में एक बार
ज़्यादा टाइम लग रहा है, 164 दिन लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि जितना ही दूर जाता है उतना ही इन लोग का एक परिक्रमा करने में टाइमिंग बढ़ता जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं तक लोग रोकते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे, इससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और जैसे कि आपको दिखा दें कि इससे आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इससे आगे हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसके आगे हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग फिर से ये पॉलिटिकल साइंस का जो होता है, पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। ऐसे ही सारे हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे और फिर लास्ट में हम आपको नोट्स बनाकर, इस सारे को नोट्स बनाकर आप लोग को उससे एक बार पढ़ा दूँगी, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो फिर से एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो बच्चों, इतना ही तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय फ्रेंड्स। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इस चैप्टर में, इस बुक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम आप लोग को बता देते हैं। तो पहले हम लोग पढ़े रहे हैं, अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं सौरमंडल में पृथ्वी, फिर ग्लोब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे, फिर मानचित्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ेंगे, फिर हमारा देश पढ़ेंगे। ऐसे इतना चैप्टर है, 6 चैप्टर है इस बुक में पढ़ने के लिए। तो हम लोग 6 क्लास में 6 चैप्टर पढ़ते हैं और इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे 7th 8th 9th 10th, ऐसे करते करते हम लोग सारे बुक को कवर करेंगे और अच्छे तरह से नोट्स आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ, हम हमेशा एक नया नया क्वेश्चन अपलोड करते हैं, तो क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, अच्छा से देखिएगा कैसा है और कमेंट में बताइएगा उसका आंसर। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर रुकते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने के कारण ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तब तक के लिए बाय। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।